नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पीएम सबसे पहले साइप्रस गणराज्य का दौरा करेंगे। 2 दशक से भी अधिक समय में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली साइप्रस यात्रा है। पीएम महाराष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोनालाइट्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। तो वहां से पीएम सोमवार को कनाडा जाएंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम की इस सम्मेलन में ये लगातार छठी भागीदारी रहेगी और पीएम G7 देशों सहित आमंत्रित देशों के नेताओं और वैश्विक संगठनों के शीर्ष अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में पीएम 18 जून को क्रोएशिया गणराज्य पहुंचेंगे और किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां का ये पहला आधिकारिक दौरा होगा। पीएम अपने समकक्ष आंद्रेस प्लेनकोविक के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री ने प्रस्थान पूर्व वक्तव्य में साइप्रस को भारत का करीबी मित्र और भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा यूरोपीय संघ में महत्वपूर्ण भागीदार बताया। पीएम ने कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक संबंधों को आगे बढ़ाने और व्यापार, निवेश, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संबंधों के विस्तार और लोगों से लोगों के संपर्क बढ़ाने का अवसर है। पीएम ने कहा कि 3 देशों की यात्रा आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने पर वैश्विक समझ को बढ़ावा देने का भी एक अवसर है। कनाडा दौरे को लेकर पीएम ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन प्रमुख वैश्विक मुद्दों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर विचारों को आदान प्रदान का अवसर प्रदान करेगा। उत्तराखंड में केदारनाथ के गौरीकुंड खर्क की पहाड़ियों में एक बार फिर से बड़ा हादसा हो गया है। केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में कुल 6 लोग सवार थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आयरन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। गौरीकुंड और श्री जुगी नारायण के बीच ये हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा है कि रुद्रप्रयाग जिले में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना की अत्यंत दुखद खबर मिली है। एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और अन्य बचाव दल राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। और इस पर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बयान देकर बताया है कि हादसे में किसी के भी बचने की संभावना कम है। यात्रियों में एक बच्चा और एक श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का कर्मचारी भी था। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला जनपद के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र में स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का है। सूचना मिलते ही शुक्ल बाजार थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद अमेठी में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसरो, इनस्पेस और ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी के संयुक्त प्रयास से शनिवार को रकबा जंगली पट्टी के एपी बांध स्थित गंडक नदी के किनारे रॉकेट व सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की गई। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस कार्यक्रम से युवाओं में स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान बढ़ेगा और युवा इस क्षेत्र में आने के लिए उत्सुक होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती में पास होने वाले 60,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे।
और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां गृह मंत्री अमित शाह पुलिस भर्ती मामले में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल है। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। Prime Minister and the PMO, this would not have been possible without the cognizance of the Honorable Prime Minister. But as all of us know, Prime Minister is known to have the capacity to break many a taboos of the past. In fact, this government has also done away with as many as 1,600 rules in the past. And I have been a witness to that because I also deal with the DOPT. And so this is also in the same spirit that we are going ahead. And incidentally, this is also the time when the government is completing 11 years of its being in the office. And as India moves from a service-driven economy to an innovation-driven economy, we have no other option but to focus on innovation. And focusing on innovation is no longer only the business of the Science and Technology Ministry or the Science or the Ministry of Education. It's in fact the whole of government's concern, whole of nation's concern. And as the Honorable Prime Minister has always been emphasizing whole of government, whole of science, whole of nation approach, I think this is also in keeping with that. And therefore, this is imperative on those of us who are part of the government to allow as much freedom as possible to the young innovators to realize the flight of their ideas. Because when we are looking forward to play a global role, and now that we have moved over to the fourth economy from the 10th economy that we were 11 years back, and now hope to be in another 3 years rank 3 and then moving on, I think we'll have to follow the global strategies, global parameters, and our benchmarks have to be related to the global benchmarks, so we can no longer rest or take satisfaction on what others have done within domestically, and we have done better than that. So in order to do that, we also need to make sure that within the framework given to us, with exercising all the integrity at our command, we try to give as much freedom as possible for the innovation to grow. And you must have realized the intent of this government over the last 10 years, some of the most unexpected decisions taken which were not even demanded for, like for example opening the space to the private sector, and also this year the announcement to open the nuclear sector. Now these are two departments which had reconciled to function with behind a wheel of secrecy. There was no demand, and those working in these departments were reconciled that this was the way how it should be. The nation and the society also felt that, look, these are the departments, they have to function like that. But when it was realized that to move on from where we were, we could not wholly depend on the government sources and resources, Prime Minister Modi allowed us to open up to the private sector. And the results have been miraculous. If you take even the example of space, we were just a minimal economy till about 4 or 5 years back. Today we are $8 billion, and the pace of its ascent is so fast that the next 8-10 years we hope to grow 5 times more to $45 billion, which means that in the years to come, space economy of India is going to be a very important component of India's growth story. So also we are also proceeding in the nuclear sector, and of course the biotech sector led by Dr. Rajesh Gokhale. I don't think before this government came in there was ever any importance given to this department, and hardly even anybody knew who was the Secretary of the Department of Biotechnology. And this was a contradiction considering the fact that all across the world the economists of the view that the next industrial revolution is going to be biotech driven, like the last one which was IT driven. And there's going to be a shift of economy, a paradigm shift from manufacturing sector to the regeneration cycles, to the recycling cycles, to the gene-driven cycles. And with somebody like Pallav Bagla being there, he would be happy to know that the Axiom mission has a whole lot of component driven by Dr. Gokhale's department. The kits have been provided to Shubhanshu Shukla to carry out exclusive experiments in this space which were never done before. And in fact, we are one of the first departments across the world which has entered into a formal MOU with the Department of Space, realizing that very soon we'll have an exclusive domain called space biology. And I was telling him,
in lighter way. And very soon we will also have a specialty of space medicine to take care of the astronauts who go up there or who are lodged there in the International Space Station. So all these plant-related experiments and also experiments related to human physiology, the muscle regeneration, etc., which are going to be conducted by Shubhashu, have been catered to by the Department of Biotechnology. So that gives me an opportunity. What I'm trying to say is that we are now on a very futuristic course, and therefore I'm glad that this could have happened only under the leadership of Prime Minister Modi, when it was pointed out that some of the general financial rules were proving to be an impediment. It was his nod, because otherwise the general mood and the approach in the government sector, in the government circles, is to remain status quoist, to play safe. If you move the file, write, discuss and move down the file, you don't have anything to worry. But if you write a note taking a decisive view, you always feel and keep asking yourself whether it was right or not. So I'm glad that we did not get imprisoned in that traditional mode of working. And of course, as this government has tried to introduce a new work culture. So what these new provisions are, they are actually, they are flexible, they are enabling, they are efficient. Now, we never had a dearth of human resource in our scientific endeavors. I always keep talking of those pictures of Sarabhai carrying some of his saman on the bicycle, which means even that time we never had a dearth of even in nuclear medicine. Homi Bhabha was at that time one of the world-renowned nuclear scientists, held back because of quirk of fate. He was here on a holiday. The World War broke, he couldn't go back, and he took up the task over here. But what we lacked was an enabling milieu, which is to be provided by the policymakers, which is to be provided by the political dispensation. Right from day one, as was being mentioned in the declaration of intent made by Prime Minister Modi in 2015, and PSA was quoting that, the intent was to provide that enabling value as far as possible and to try to go as far. So this is in keeping with that. This is another enabling provision or enabling decision taken by the government, and therefore it deserves to be propagated as wide and far as possible. Because as I said, if you have to move on, we have to give up some of the outdated procedures. We also have to do away with red tapeism, and also, which is not often said very politely, the cumbersome approvals for which sometimes the government sector becomes notorious. So we have tried to do away with that, and these provisions will benefit the entire ecosystem of research, innovation and education, not alone these 2-3 departments which you see on the podium today. And this is also to my mind. तो आप ये लाइव देख रहे थे नई दिल्ली के मीडिया सेंटर से, जहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह साइंटिस्टों द्वारा ईज ऑफ रिसर्च के लिए किए जा रहे प्रावधानों पर प्रेस वार्ता कर रहे थे। और एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस भर्ती प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा संचालित किया गया, जिसमें पारदर्शिता और तकनीकी नवाचारों की मिसाल पेश की गई। इस भर्ती में कुल 48.17 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें करीब 15.49 लाख महिलाएं शामिल थीं। परीक्षा नगर क्षेत्र के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में पूरी निगरानी में कराई गई। आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 के तहत कुल 48,196 पुरुष एवं 12,048 महिलाएं अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज से 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान जनपद, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आयुष विभाग की बैठक में कहा था कि योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। उत्तराखंड के देहरादून में आज रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य योग के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रन फॉर योग मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 21 जून को पूरा हरियाणा प्रदेश इस योग दिवस को एक महोत्सव के रूप में मनाएगा, क्योंकि अगर हम सब योग से जुड़ते हैं तो इससे कई बीमारियां ठीक होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुनिया भर में योग को लेकर सक्रियता साफ देखी जा सकती है। साइप्रस के लीमासोल शहर में जापा आयुर्वेदा के योग केंद्र में भी भारत की योग शक्ति को मजबूती प्रदान की जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आज से 21 जून तक योग महोत्सव का आयोजन होगा। सप्ताह भर चलने वाले योग सत्रों के लिए लद्दाख के 7 मनोरम और शांत स्थानों को चुना गया है। राष्ट्रीय राजधानी में सुबह तड़के अचानक मौसम बदल गया और यहां तेज हवाओं के साथ ही भारी बारिश भी हुई है। इस बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। दक्षिण भारत में पहले से सक्रिय मानसून से भारी बारिश हो रही है। कर्नाटक में मंगलुरु में भारी बारिश हुई, जिससे सड़कों पर जलभराव हुआ। आईएमडी के मुताबिक आज पूरे राजस्थान में आंधी बारिश की संभावना है। 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं मध्य प्रदेश में 15 से 16 जून को मानसून की एंट्री हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र आईटी पार्क देहरादून में आगामी मानसून सीजन में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राज्य के सभी 13 जिलों में की गई तैयारियों की समीक्षा बैठक की। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे सभी विभाग, भारत सरकार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब मिलकर काम करते हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र शासित प्रदेश की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान लेह पैलेस का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान वित्त मंत्री लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि LAHDC लेह के साथ ही यूटी लद्दाख के प्रशासन से आर्थिक विकास समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा करेंगी। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में 4 और मृतकों के डीएनए सैंपल का मिलान हो गया है और इस तरह से अब कुल मिलाकर 15 मृतकों के डीएनए सैंपल का मिलान हो चुका है। प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए एक अलग टीम नियुक्त की गई है। इस टीम में एक वरिष्ठ अधिकारी, एक पुलिसकर्मी और एक प्रोफेशनल काउंसलर शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का एक्सियम 4 मिशन एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। इसरो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि फल्कन 9 लॉक्स लीक को स्पेस एक्स ने हल कर लिया है। और इसके अलावा इसरो ने यह भी बताया है कि एक्सियम 4 के लिए जल्द से जल्द संभावित लॉन्च तिथि पर काम कर रहे हैं और इससे पहले मिशन 19 जून 2025 को लॉन्च किया जाना था। और यहाँ एक्सप्रेस 100 में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100, खबरें फटाफट अंदाज में। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर, SC, ST और दलितों का अपमान राजद, कांग्रेस और इंडी अलायंस की पहचान है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
आज से कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह हरी झंडी दिखाकर तीर्थ यात्रियों को रवाना करेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में 4 कस्बों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। संभल डीएम राजेंद्र पैंसिया ने कहा है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान बहजोई, चंदोसी, संभल और सिरसी 4 जगहों पर चल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने फ्रांस दौरे में शनिवार को रणनीतिक समुदाय के साथ वर्तमान में चल रहे वैश्विक पुनर्संतुलन और मजबूत भारत यूरोप साझेदारी के वादे पर चर्चा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में विदेश मंत्री ने लिखा कि चल रहे वैश्विक पुनर्संतुलन, डेटा, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के बढ़ते महत्व और एक मजबूत भारत यूरोप साझेदारी के वादे पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने पेरिस स्थित फ्रांस के राष्ट्रीय पुस्तकालय का भी दौरा किया और वहां संग्रहित शास्त्रीय भारतीय पांडुलिपियों और ग्रंथों को देखा तथा वहां के राष्ट्रपति के साथ विरासत संरक्षण पर अधिक सहयोग के अवसरों पर चर्चा की। भारत सरकार ने शनिवार को नेपाल के विभिन्न जिलों में फैले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों को 40 एम्बुलेंस उपहार में दिए हैं। एम्बुलेंस उपहार में देने का कार्यक्रम नेपाल के सभी 7 प्रांतों के 33 जिलों को कवर करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। काठमांडू में आयोजित समारोह में भारतीय दूतावास के उप मिशन प्रमुख प्रसन्ना श्रीवास्तव द्वारा वाहनों की चाबियां सौंपी गईं। इनमें से 22 एम्बुलेंस काठमांडू में, 7 बीरगंज और 7 पोखरा में और 4 धरारा में भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा सौंपी गईं। पश्चिमी त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट विशाल कुमार ने बताया है कि धरती आभा जन भागीदारी अभियान योजना के तहत आदिवासियों तक सरकारी आवश्यक सेवाएं पहुंचेंगी। आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में भारी कटौती के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 27 जून को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों से मिलेंगी और उनके वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करेंगी। वित्त वर्ष 2025 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संयुक्त मुनाफा 26% बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2024 में 1.41 लाख करोड़ रुपए था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत पिछले 11 वर्षों में स्ट्रक्चरल सुधारों ने भारत के व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचे को नया आकार दिया है। वित्त मंत्री ने अपने आर्टिकल में बताया है कि वित्त वर्ष 2013-14 में पूंजी निवेश जीडीपी 1.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 3.2% हो गया। केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मई महीने में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा कुल 1,24,101 शिकायतों का निवारण किया गया और लगातार 35वें महीने केंद्रीय सचिवालय में निपटान 1 लाख को पार कर गया। रिपोर्ट के अनुसार मई में CPG RAMS पोर्टल के माध्यम से कुल 60,499 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक 10,043 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हुए हैं। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने कहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2025 में 5.41 लाख शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 23% शिकायतें दक्षिणी राज्यों से थीं, जो मजबूत क्षेत्रीय जुड़ाव को दर्शाता है। निधि खरे ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज 28.54 लाख शिकायतों के मामलों में से केवल 5.62 लाख मामले पेंडिंग हैं और इसके अलावा वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से 11,900 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई। निधि खरे दक्षिणी राज्यों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा है कि कर्नाटक और केरल आयोगों ने दर्ज मामलों से अधिक मामलों का निपटारा किया है और कई जिला आयोगों ने लगातार 3 वर्षों में 100% से अधिक डिस्पोजल रेट हासिल किया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि FPI ने इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजारों में किया 3,346.94 करोड़ रुपए का निवेश। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।